आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई प्रायश्चित। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं जो आपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स इससे पहले की कहानी पर किए हैं। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी प्रायश्चित। दफ्तर में जरा देर से आना ऑफिसर की शान है। जितना बड़ा अधिकारी होता है वो उतनी ही देर से आता है और उतनी ही जल्दी चला जाता है। और चपड़ासी की हाजिरी 24 घंटे की होती है। वो छुट्टी पर नहीं जा सकता बल्कि उसको अपना अतिरिक्त वक्त भी देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए तब मानो पूरा दफ्तर नींद से जाग उठा। चपड़ासी दौड़कर पानी ले आए, बाकी कर्मचारी सेवा में लग गए और जमादार डाक की किश्त लाकर और सरकारी लिफाफे मेज पर छोड़ गया। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फीका पड़ गया। वो कई मिनट तक हैरान परेशान खड़े रहे। उनका शरीर जैसे ढीला पड़ गया हो। वैसे उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे पर इतने बदहवास वो कभी नहीं हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जगह 1 महीने से खाली थी और सरकार ने सुबोध चंद्र को यह जगह दी थी। और सुबोध चंद्र वो इंसान था जिसके नाम से ही मदारी लाल को नफरत थी। वो सुबोध चंद्र जो कभी उनका सहपाठी था, जिसको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कई बार कोशिश करी पर कभी सफल नहीं हुए, वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर नहीं थी पर इतना पता था कि वो फौज में भर्ती हो गया है। मदारी लाल ने समझा था वही मर गया हो गया, पर आज वो मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। अब मदारी लाल को उसकी सेवा में काम करना होगा और इस अपमान से तो उसे मर जाना ही ठीक लगा। मदारी लाल ने सोचा सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें जरूर याद होगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई योजनाएं बनाई, झूठे आरोप लगाए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वो आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपने प्राण रक्षा का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों ने एक ही दिन एक ही स्कूल में दाखिला लिया था और पहले ही दिन से जलन की ये चिंगारी भड़क गई थी जो आज 20 साल बीतने पर भी नहीं बुझी थी। सुबोध का अपराध यह था कि वो मदारी लाल से हर बात में बढ़ा हुआ था। डील डॉल, रंग रूप, रीति व्यवहार, बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ थे और मदारी लाल से उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं हो रहा था। सुबोध 20 साल तक हमेशा से उसका कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकरी करने लगा तब उसका मन शांत हुआ। किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध कहीं और जा रहा है तब मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उसके दिल से वो पुरानी फांस निकल गई। पर हाय रे बुरी किस्मत, आज वो पुराना जख्म, पुरानी जलन एक साथ खुल गई थी। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी और विधि इतनी कठोर। जब मन जरा शांत हुआ तब मदारी लाल ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, भैया अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रखिए हैं। सुबोध चंद्र वो आदमी नहीं है जो भूल को क्षमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा, बहुत सख्त है क्या? मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, देखो भाई, वो तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दी है कि हाथ पांव संभाल कर रखिएगा। आदमी योग्य है पर बड़ा ही गुस्सैल, बड़ा ही घमंडी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। खुद हजारों रुपए हजम कर जाए और डकार तक न ले, पर क्या मजाल कि कोई उनका कर्मचारी 1 कौड़ी भी हजम कर पाए। भाई ऐसे आदमी से तो भगवान ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूं कि सरकारी छुट्टी लेकर चला जाऊं। दोनों वक्त घर पर ही हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा लाएगा, कोई अखबार सुनाएगा और चपड़ासी भाई उनके तो शायद ही दफ्तर में दर्शन हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया।
इसके एक हफ्ते बाद जब सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे तब स्टेशन पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते हुए सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, अरे वाह अरे तुम क्या खूब मिले भाई। यहां कैसे आए? आज कम से कम कितने सालों बाद भेंट हो रही है। मदारी लाल बोले, यहां जिले बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूं। और आप बताइए, सब कुशल? सुबोध ने कहा, अरे मेरी मत पूछो यार, जर्मनी, फ्रांस और ना जाने कहां कहां मारा मारा फिरा। पर तुम दफ्तर में हो ये बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था भाई काम कैसे चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूं, मगर हाँ, जहां जाता हूं मेरा सौभाग्य मेरे साथ हो जाता है। जर्मनी में सभी ऑफिसर खुश थे, बल्कि फ्रांस में भी मैंने खूब चयन किया। 2 साल में कोई 25,000 रुपए बना लिया था पर सब उड़ा दिया। बस वहां से आकर कुछ दिनों कोऑपरेशन दफ्तर में मटर गश्ती करता रहा। अब यहां आया हूं तो तुम मिल गए। क्लर्कों को देखकर सुबोध ने कहा, ये लोग कौन हैं? मदारी लाल के दिल में जैसे बर्छियां चल रही थी। दुष्ट 25,000 रुपए जर्मनी और फ्रांस से कमा कर लाया, यहां कलम घिसते घिसते मर गए, 500 भी जमा नहीं हो सके। मदारी बोले, ये लोग बोर्ड के कर्मचारी हैं, आपको सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, अरे आप लोगों ने बेकार में कष्ट किया, पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। बाकी मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को भी कोई शिकायत नहीं होगी। देखिए भाई, मुझे अपना अफसर नहीं अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह से काम कीजिए कि बोर्ड का नाम हो और मेरा भी नाम बना रहे। बाकी आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने दोस्त हैं लंगोटिया यार है। और एक चापलूस क्लर्क ने कहा, अरे हुजूर हम सब तो आपके ताबेदार हैं, जितना हो सकेगा आपको आपकी सेवा करेंगे। पर हाँ, आदमी है, अगर कोई भूल हो जाए तो हुजूर उसे क्षमा कीजिएगा। सुबोध ने नम्रता से कहा, देखो यार, मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है कि जहां रहा अपने कर्मचारियों के साथ दोस्तों सा व्यवहार किया। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं, और फिर जब हम किसी और के गुलाम हैं तो फिर कैसा रोब और कैसी अफसरी। हाँ, हमें नेक नियति के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी जाने लगे तो आपस में बातें होने लगी। पहले तो अच्छा मालूम होता है, हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा लग रहा था मानो सबको कच्चा ही कहा जाएगा। दूसरा कहता है, अरे पहले सब ऐसे ही बातें करते हैं, ये दिखाने के दांत हैं। सुबोध चंद्र को आए 1 महीने से ज्यादा हो गया। बोर्ड के क्लर्क, चपरासी सभी उनके बर्ताव से खुश हैं। वो इतने खुशमिजाज हैं, इतने नम्र हैं कि जो भी उनसे एक बार मिलता है हमेशा के लिए उनका दोस्त हो जाता है। और कठोर शब्द तो उनकी जुबान पर कभी आता ही नहीं। पर कहते हैं ना कि जब दिल में नफरत भरी हो तो गुण भी खटकता है, और सुबोध के ये सारे गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते हैं। वो उनके विरुद्ध कोई ना कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, वहां सफल नहीं हुए। फिर बोर्ड के मेंबर्स को भड़काना चाहा, वहां भी मुंह की खाई। ठेकेदारों को उबारने का बीड़ा उठाया वहां भी लज्जित होना पड़ा। वो चाहते थे कि घास फूस में आग लगाकर वो दूर से तमाशा देखें, पर सुबोध चंद्र से यूं हंसकर मिलते थे और इतनी चुकड़ी चुपड़ी बातें करते थे मानो उनके सबसे सच्चे मित्र हों, पर घात में हमेशा लगे रहते। सुबोध चंद्र में सब गुण थे, पर वो आदमी पहचानना नहीं जानते थे। वो मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त समझते हैं। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तो कुर्सी खाली देखी। वो किसी काम से बाहर चले गए थे, पर उनकी मेज पर 5,000 के नोट गड्डी में बंधे हुए रखे थे। बोर्ड के स्कूल के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाने थे, उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे से झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। मदारी लाल की नीयत बदल गई। जलन और लालच उनके दिल में आ गया। कांपते हुए हाथों से नोटों की गड्डी उठाई और पैंट की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकार कर बोले, अरे सुनो, बाबूजी भीतर हैं। चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला समा रहा था।
सामने वाली तमोली की दुकान से आकर बोला, अरे नहीं नहीं, कचहरी में किसी से बात कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, सुनो, ये फाइल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क फाइल लेकर चला गया। जरा देर में लौट कर बोला, पर सेक्रेटरी साहब तो कमरे में है नहीं, इसीलिए मैं फाइल मेज पर रखाया हूं। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़कर कहा, अरे यार, ये कमरा छोड़कर कहां चले जाया करते हैं, तो देखना किसी दिन धोखा खाएंगे। क्लर्क ने कहा, अरे उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और कोई जाता ही नहीं है। मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सब देवता हैं? अरे कब किसकी नियत बदल जाए कोई कह नहीं सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छी अच्छी नियतों को बदलते हुए देखा है। इस वक्त हम सभी साधु हैं, लेकिन मौका पाकर शायद ही कोई चूके। इंसान का स्वभाव ऐसा है। आप एक काम कीजिए, जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए, जाइए। क्लर्क ने टालकर कहा, अरे चपड़ासी तो दरवाजे पे बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा, आपसे जो मैं कहता हूं वो कीजिए ना। कहने लगे चपड़ासी बैठा हुआ है, चपड़ासी कोई ऋषि है, मुनि है? चपड़ासी को छुड़ा दे तो आप क्या कर लेंगे? उसका जमानत भी है 300 की, यहां एक एक कागज लाखों का है। यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों हाथों से बंद कर दिए। जब मन शांत हुआ तब नोटों की गड्डी जेब से निकालकर एक अलमारी में कागज के नीचे छिपाकर रख दी। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई घंटे भर में लौटे, तब उनके कमरे का दरवाजा बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, ये मेरा कमरा किसने बंद कर दिया? अरे भाई, मेरी बेदखली तो नहीं हो गई? मदारी लाल ने खड़े होकर मीठे तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब, गुस्ताखी माफ हो, आप जब बाहर कहीं जाएं तो चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों ना हो, दरवाजा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपए, पैसे, सरकारी कागज सब कुछ बिखरा पड़ा रहता है, न जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं बाहर गए हैं, तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। सुबोध चंद्र दरवाजा खोलकर कमरे में गए और एक सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर उन्हें नहीं थी। एकाएक ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, अरे भाई, तुमने बहुत देर कर दी है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 बजे से रुपए मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए हो ना? ठेकेदार बोले, हजूर, रसीद लिखवा कर लाया हूं। सुबोध ने कहा, तो ठीक है, अपने रुपए ले जाओ। और हाँ, मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूं भाई। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई है, काम भी सफाई से नहीं किया है। देखो, अगर ऐसा ही काम करोगे तो फिर ठेकेदार के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकलवा दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली, पर नोट नहीं थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों। कुर्सी के नजदीक जाकर सब कागज उलट पलट कर डाले, पर नोटों का कहीं पता नहीं है। अरे, नोट कहां गए? अभी तो मैंने यही रखे थे, कहां जा सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पलटने लगे। अब दिल में जरा जरा धड़कन तेज होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पर नोटों का पता नहीं। तब वो कुर्सी पर बैठकर आधे घंटे में होने वाली घटनाओं को याद करने लगे। चपरासी ने नोट लाकर मुझे दिए थे, मुझे याद है, क्योंकि ये भूलने वाली बात नहीं है, और वो भी इतनी जल्दी। मैंने नोटों को लाकर यहां मेज पर रख दिया था। हाँ, गिना नहीं था। फिर वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं। उनसे बात करते हुए मैं उस पेड़ तक गया, उन्होंने पान मंगवाया, बस इतनी ही देर हुई है। और जब गया हूं तो नोट यहां रखे हुए थे, खूब अच्छी तरह याद है। ये नोट कहां गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज और अलमारी में भी नहीं रखा। फिर गए तो कहां? हाँ, शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए होंगे। हाँ, यही बात होगी। अरे यार, मैं बेवजह घबरा रहा था। छे। तुरंत दफ्तर से आकर मदारी लाल से बोले, मदारी, आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए? मदारी लाल ने हैरान होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? नहीं, मुझे तो खबर ही नहीं, बल्कि अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में न देखा, और जब मुझे पता चला कि आप किसी से बात करने चले गए हैं तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ, कुछ नोट मिल नहीं रहे हैं? सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, कुछ नहीं, पूरे 5000 नोट हैं, अभी अभी चेक बुनाया है। मदारी लाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 5000? हे भगवान! अरे, आपने अपनी मेज देख ली? अजी, पूरे 15 मिनट से तलाश कर रहा हूं,
चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था। आप आइए ना, आप आकर जरा तलाशी कीजिए, मेरे होश उड़ गए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए, रजिस्टर के पन्ने उलट पलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया, इसमें कोई शक नहीं था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग उड़ गया था और छोटा सा मुंह हो गया था। मतलब इस समय कोई अगर उन्हें देखता तो समझता कि ये महीनों से बीमार हैं। मदारी लाल ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया। और क्या? अरे आज तक ऐसा नहीं हुआ। मुझे यहां काम करते हुए 10 साल हो गए, कभी थैले की चीज गायब नहीं हुई। मैंने आपको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहा कि रुपए पैसे के मामले में थोड़ा होशियार रहिएगा, पर बस कह नहीं पाया। जरूर कोई बाहर से आदमी आया होगा और नोट उड़ाकर गायब हो गया। और चपरासी का यह अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। अब वो चाहे लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता। यहां से केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर वो भी दरवाजे से झांक कर चले आए। सोहनलाल ने सफाई दी, अरे नहीं साहब, मैंने अंदर कदम नहीं रखा। मैं अपने जवान बेटे की कसम खाकर कहता हूं जो अंदर मैंने कदम भी रखा हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़कर कहा, आप क्यों कसम खा रहे हैं? आपसे कोई कुछ कह रहा है? और फिर सुबोध के कान में आकर बोलने लगे, बैंक में अगर कुछ रुपए हों तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिए जाएं, वरना बड़ी बदनामी होगी। अब देखिए, नुकसान तो हो गया है, पर अपमान क्यों हो? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 हो गए भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता। जहां 25,000 उड़ गए वहां 30,000 भी उड़ा दिए। पर यहां तो कफन तक के लिए कौड़ी नहीं है। उसी रात सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए बहुत मुश्किल था और मृत्यु के सिवा उन्हें अपना दर्द, अपनी मजबूरी को छुपाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आया। दूसरे दिन सुबह सुबह चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी को रात भर नींद नहीं आई थी, घबराकर बाहर आए। चपरासियों ने देखते ही बोला, हुजूर बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह फैल गया और सारा शरीर कांप उठा, मानो उसने कोई बिजली का तार पकड़ लिया हो। क्या? छुरी फेर ली? जी हाँ हुजूर, आज सुबह पता चला, पुलिस वाले जमा है और आपको बुलाया है। मदारी लाल ने कहा, अभी पड़ी हुई है? चपरासी बोला, जी हाँ, अभी पोस्टमार्टम होना है। मदारी लाल ने कहा, बहुत से लोग जमा हैं। चपरासी बोला, साहब सब बड़े बड़े अफसर जमा है। हुजूर, लाश की ओर देखा नहीं जाता। कितना भला मानुष, हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सयानी लड़की है, ब्याहने लायक, और उनकी पत्नी। लोग कितना रोक रहे हैं, बार बार दौड़कर लाश के पास जाती है और कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल लेकर उनकी आंखें न पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन आए हुए थे, कितना मेलजोल सबके साथ हो गया था। रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं की। बड़ा दिल दरिया था उनका। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। अगर दरवाजे की चौखट पकड़कर अपने आप को ना संभालते तो शायद गिर पड़ते। और पूछने लगे, उनकी पत्नी बहुत रो रही थी। अरे हुजूर, कुछ ना पूछिए, आंखें रो रो कर सूज गई हैं। कितने लड़के बतलाए तुमने? हुजूर, 2 लड़के हैं और 1 लड़की। हाँ, लड़कों को तो देख चुका हूं, लड़की सयानी होगी। मदारी लाल ने पूछा। हाँ हुजूर, ब्याहने लायक है। रोते रोते बेचारी बेहाल हो गई है। मदारी लाल ने आगे बात बढ़ाई, नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। चपरासी बोला, जी हाँ साहब, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का हाथ है और दारोगा तो सोहनलाल को गिरफ्तार करने वाले थे।
पर शायद इस बारे में आपसे सलाह करेंगे। हालांकि सेक्रेटरी साहब तो लिख कर गए हैं कि मेरा किसी पे कोई शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिख कर गए हैं? मदारी लाल ने पूछा। तो चपरासी बोला, जी हुजूर, मालूम होता है कि छुरी चलाते वक्त शायद उनको लगा होगा कि शक में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे, बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। मदारी लाल ने कहा, चिट्ठी में मेरे बारे में कुछ लिखा है, पर तुम्हें क्या मालूम होगा? चपरासी बोला, ओह हुजूर, मैं नहीं जानता, बस हाँ, सब लोग ये कह रहे थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांसें और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंसू पोंछते हुए बोले, मैं और वो एक साथ पढ़े थे नंदू, 8-10 साल साथ रहा हमारा, साथ उठते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हों। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा? चपरासी बोला, आप तो चल ही रहे हैं ना, चलिए देख लीजिएगा। मदारी ने कहा, कफन का इंतजाम हो गया? चपरासी ने कहा, नहीं हुजूर, कहा ना, अभी लाश का पोस्टमार्टम होगा, बस अब आप जल्दी कीजिए, ऐसा ना हो कोई और दूसरा बुलाने आ जाए। मदारी ने कहा, हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए हैं। हाँ हुजूर, इस मोहल्ले वाले तो सभी हैं। पुलिस ने मेरे बारे में तो नहीं कुछ पूछा? चपरासी ने कहा, जी नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा मानो सब लोग उनकी तरफ शक से देख रहे हों। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, सुनिए, आप भी अपना बयान लिख दें, सबका बयान तो मैं लिख चुका हूं। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर शक तो था, पर इस बयान ने वो सब कुछ बदल दिया। इसी वक्त सुबोध के दोनों बच्चे रोते हुए मदारी लाल के पास आए और बोले, चलिए, आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज आते ही थे, पर घर कभी नहीं गए थे। सुबोध की पत्नी रामेश्वरी उनसे पर्दा करती थी। ये बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं इसे मुझ पर शक न हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई शक न प्रकट किया हो। कुछ झिझकते और डरते हुए वो अंदर गए। रामेश्वरी का करुण विलाप सुनकर उनका कलेजा कांप उठा और देखते ही देखते वो लड़की दौड़कर उनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने उन्हें घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी याचना भरी मालूम हुई कि वो कहीं उनकी ओर देख ही नहीं सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी कि जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतना अपनापन और इतना प्यार था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों ये भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या हाल होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक भी शब्द नहीं निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे उनके मुंह पर कालिक पुती हो, उनका कद छोटा हो गया हो, क्योंकि उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्होंने ये कतई भी नहीं सोचा था कि इसका ये फल होगा, क्योंकि वो सिर्फ सुबोध को नीचा करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की इच्छा नहीं थी। शोक में डूबी रामेश्वरी ने सिसकते हुए कहा, भैया जी वो हम लोगों को मझधार में छोड़ गए। अगर मुझे पता होता कि मन में ये बात ठान चुके हैं, तो अपने पास जो कुछ था मैं उनके चरणों में रख देती। मुझसे तो यही कहते थे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा, और वो अपने आप ही सब कुछ ठीक करना चाहते थे। और भैया जी आप पर तो उनको कितना भरोसा था, ये तो मैं बता भी नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर भाले से वार किया हो। उन्हें अपने गले में कोई चीज फंसी हुई मालूम पड़ी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंसे, रोज की तरह दूध
पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया, और कोई ऐसी बात नहीं थी, मतलब इतनी सी भी नहीं कि कोई शक करे। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ घबराती हो। अरे बाबू, मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, वो किस दिन काम आएगी। मेरे साथ खेले हुए हैं, इस नगर में सबसे उनका परिचय है, रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मेरे मन में ये बात समाई। मैं करमजली ऐसी सोई कि रात को भनक तक नहीं लगी। क्या जानती थी कि वो अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारी दुनिया आंखों में तैरती नजर आई। उन्होंने खुद को बहुत रोका, पर अपने बहते आंसुओं को न रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइएगा जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है। वो तो देवता थे, मुझसे हमेशा कहते थे कि मेरा किसी पर शक नहीं, पर है ये किसी दफ्तर वाले का ही काम। आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ, उस पापी को बचकर ना जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दे, पर आपको देखकर उनका यह हौसला ना होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा और है ही कौन, किससे अपना दुख कहे। लाश की भी यही दुर्गति होनी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक उबाल ऐसा उठ रहा था, लगा जैसे सब कुछ खोल दें, साफ साफ कह दे कि मैं ही वो दुष्ट हूं, मैं ही वो अधर्मी हूं, या रामेश्वरी के पैरों पर गिर पड़े और कहें, वही छुरी से मुझे भी मार दो। पर जबान न खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश का पोस्टमार्टम हुआ। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे। इसीलिए सुबोध चंद्र की पत्नी रामेश्वरी चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, ये संस्कार मुझे करने दो। अगर तुम क्रिया पे बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। सुबोध मेरे भाई थे, और जिंदगी में उनके साथ कुछ तो अच्छा सलूक ना कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी उन पर हक बनता है। रामेश्वरी ने रोकर कहा, भैया जी, भगवान ने आपको बहुत बड़ा दिल वाला बनाया है, नहीं तो मरने के बाद कौन किसी को पूछता है। अरे दफ्तर के जो लोग आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी तसल्ली के लिए नहीं आए। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्नदान किया गया, मित्रों की दावत हुई, और ये सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर्चे से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा, आपने जितना किया बहुत है, बस अब और नहीं। अरे दोस्ती का हक इससे ज्यादा कोई और नहीं अदा कर पाएगा। मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। भाई दोस्त हो तो ऐसा हो। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हम पर जो उपकार किए हैं वो हम मरते दम तक नहीं भूल सकते। अगर आपने हमारे सर पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती। बस अब हमें घर जाने दीजिए। हम गांव जाएंगे, वहाँ खर्च भी कम होगा, कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला कर लूँगी, किसी न किसी तरह मुसीबत के दिन कट जाएंगे। बस आप इसी तरह से हमारे ऊपर अपनी दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? रामेश्वरी ने कहा, जायदाद क्या, एक कच्चा मकान है और 1-2 बीघी काश्तकारी। पक्का मना। रामेश्वरी ने कहा, जायदाद क्या, एक कच्चा मकान है। पक्का मकान बनाना शुरू किया था, पर रुपए पूरे नहीं पड़े। अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हजार खर्च हो गए और अभी छत पड़ना बाकी है। मदारी लाल ने कहा, कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती का सहारा है? रामेश्वरी ने कहा, जमा तो एक भी पाई नहीं है भैया जी,
उनके हाथ में रुपया टिकता ही नहीं था, बस थोड़ी बहुत खेती का सहारा है। मदारी लाल ने कहा, तो क्या उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान अदा हो जाए और आप लोगों की गुजर बसर हो जाए? रामेश्वरी ने कहा, और क्या कर सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी है ना। बच्चे तो होते तो मैं जहर खा लेती। मदारी लाल ने कहा, और अभी अभी बेटी की शादी भी तो करनी है। रामेश्वरी ने कहा, उसकी शादी की कोई चिंता नहीं, किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक पल सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो क्या आप मुझसे मानेंगी? रामेश्वरी ने कहा, भैया जी, आपकी सलाह न मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी, और दूसरा है ही कौन? मदारी लाल ने कहा, तो ठीक है, आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे और आपको कष्ट भी ना होगा, और भगवान ने चाहा तो लड़की की शादी भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगी। रामेश्वरी की आंखें भर गई, बोली, भैया जी सोच लीजिए। रामेश्वरी की आंखें भर आई, बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बीच बात में काट कर कहा। रामेश्वरी की आंखें सजल हो गई, बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काट कर कहा, ना, मैं कुछ नहीं सोचूंगा और ना ही कोई बहाना सुनूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार नहीं होते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। रामेश्वरी का कोई बहाना न सुना गया। मदारी लाल उन सबको अपने साथ अपने घर ले गए। आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़की की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई है। मदारी लाल और उनकी बीवी तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। रामेश्वरी का कोई बहाना नहीं सुना गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं और लड़की की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई है। मदारी लाल और उनकी पत्नी तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं।